हेलो मेरे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका एकदम स्वागत है। हम लोग क्लास 10+2 के फिजिक्स में हम लोग 3 लेसन के मैक्सिमम हिस्सा पढ़ चुके हैं लोग। व्हीटस्टोन, किरचॉफ, ये उसके बाद ओम नियम, उसके बाद जो है कि प्रतिरोधों का संयोजन, ये सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं ना। अब हम लोग करना क्या है, सील के बारे में पढ़ना है और उसके कम जो है कि संयोजन पढ़ना है कि सेलों को जोड़ने, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या होता है, इस सब चीज़ को हमको देखना है। तो सेलों के संयोजन में सबसे पहले हमको जोड़ने से पहले ये देखना है कि आपको आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो पहले हम लोग आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं, फिर हम लोग सेलों को संयोजन करेंगे। तो चलिए देखिए, सेलों को संयोजन में तो पहले आंतरिक प्रतिरोध, ये कोई बैटरी है और इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड है। ये बैटरी है, इनके अंदर इलेक्ट्रोड है जो कैथोड और एनोड है, और इसके बीच विद्युत अपघटय को हम द्रव्य रूप में भर देते हैं। ठीक है, ये विद्युत अपघटय है और इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड और कैथोड काम करते हैं। ओके, जब इसमें एनोड और कैथोड है तो इसमें एनोड से कैथोड में, एनोड से एनोड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित होते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है ना, इसी को हम बोलते हैं धारा, यानी धारा प्रवाहित होती है। और इस धारा प्रवाहित होने के उपरांत बीच में अगर कोई रुकावट उत्पन्न होती है, बीच में कोई रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसे ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी धारा के प्रवाहित में किसी सेल या बैटरी के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है और उसके अंदर धारा प्रवाहित में जो रुकावट उत्पन्न होती है ना, उसे हम प्रतिरोध यानी आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक और बात बता दें कि जैसे हम लोग किसी उपकरण में या हम लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं ना, उसमें प्रतिरोध हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी, तो उस प्रतिरोध एक्चुअली रियल में देखा जाए तो वो बाहरी प्रतिरोध है, लेकिन उसको हम बाहरी प्रतिरोध ना कह के प्रतिरोध नाम देते हैं, लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध है। हम इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि सेल या बैटरी के अंदर धारा प्रवाहित होने पर रुकावट उत्पन्न होना, रुकावट उत्पन्न होना, रुकावट उत्पन्न होना आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को ना क्या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये दो किसी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उनमें जो रुकावट उत्पन्न होती है ना, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध ये तो हो गया। इससे अब हम लोग एक फॉर्मूला को देखेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध के फॉर्मूला के लिए हम एक सर्किट तैयार करते हैं। यहाँ पे आपको ये बैटरी है, ये आपको बाहरी प्रतिरोध है, ये बैटरी के ईएमएफ है, और यहाँ पे इसमें ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर? अब देखिए, यदि बंद परिपथ हो, यदि खुला परिपथ हो,
ये खुला परिपथ हम उसे कहते हैं ना, जब किसी परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो तो उसे हम खुला परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला परिपथ कहते हैं। जब किसी सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं हो, तो इससे अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये खुला परिपथ है। और खुला परिपथ में हम लोग जो है एक फॉर्मूला देखें, उस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग कहेंगे I बराबर V बटा में R, I बराबर V बटा R। अब देखिए, यदि बंद परिपथ हो, यदि बंद परिपथ हो यानी कि स्विच को हम ऑन कर दिया और धारा प्रवाहित होने लगा, उस सिचुएशन में क्या होते हैं, आपको I बराबर V मिस होता है विभव यहाँ पे, लेकिन इसमें जो होगा EMF यानी ये E हो जाएगा बटा में प्रतिरोध। तो देखिए इसमें प्रतिरोध, इसमें क्या है, टोटल कितना प्रतिरोध, इसमें टोटल प्रतिरोध आपको स्मॉल r और ये कैपिटल R यानी आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध दोनों है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों पर R प्लस R। तो ये जो हो जाएंगे आपको बंद परिपथ के लिए। अब देखिए यहाँ I का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो I का मान है V बटा R बराबर E बटा में R प्लस R। क्लियर? अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे इधर, तो वी आर प्लस वी आर बराबर में ई आर। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, वी आर को उधर भेजते हैं। ठीक है, अब हम वी आर को उधर भेजेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वी इंटू आर ई आर माइनस वी आर। अब आर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपको ई माइनस आर, एक मिनट भी होगा, सॉरी भी। तो अब यहां से हम भी भेजेंगे, तो आर बराबर आर इंटू ई माइनस भी बटा में आपको भी हो जाएगा। और भी को हम थोड़ा सेपरेट करेंगे, तो आर इंटू ई बटा भी माइनस भी से भी कट जाएगा, तो एक हो जाएगा किधर आर बराबर। तो ये एक आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे, इस फॉर्मूला से बहुत सारा नोमेटल हम लोग बनाते हैं। क्लियर? तो ये है आपको आंतरिक प्रतिरोध। अभी इसके बाद हम लोग को जो है सीलो के संयोजन पढ़ना है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध का हम लोग को प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध। देखिए आवश्यकता के अनुसार सीलो का जो संयोजन होता है वो दो तरह के होते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को जोड़कर एक तीसरा संयोजन बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मिश्रित संयोजन। तो सीलो को संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, और दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से दोनों का संयोजन मिला के एक मिश्रित संयोजन तैयार किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन, यानी इस बार का हेडिंग होगा आपको सेलो का संयोजन। और इसमें हम लोग एक नंबर पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सीलो का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए बैटरी है, ये जो ज़्यादा लंबा सा जो दिखाई दे रहा है आपको प्लस है और ये माइनस, यानी किसी सेल की माइनस सिरा किसी दूसरे सेल के प्लस से, अच्छा दूसरे सेल के माइनस सिरा तीसरे के प्लस से जोड़ दिया जाता है। इसको ऐसे करते हैं, जोड़ दिया जाता है ऐसे, और इससे हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। क्लियर? देखिए
ये जो सेल है इसके माइनस जो है दूसरे के प्लस से और दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, इस तरह का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इन सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपको E है। क्लियर? और आंतरिक प्रतिरोध आपको R है। इसे जो धारा प्रवाहित हो रही है I। तो ये है सेलों का संयोजन का फिगर। अब हम यहाँ पे ये प्रतिरोध आपको है R। अब देखिए यहाँ पे प्रति सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसमें और ज्यादा होना चाहिए ना। यहाँ हम इसमें मान लीजिए डॉट डॉट है, यानी इसमें n सेल है। क्लियर? ये सेल 1 सेल 2 इसके बाद डॉट डॉट n सेल है और यहाँ पे ये nवा सेल है। तो प्रति सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? n गुने E। कितना होगा? n गुने E। ठीक इसी तरह से चूंकि प्रति सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध n इंटू, इसको हम a मानते हैं, m इंटू R। एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक सेल का EMF है E, तो n सेल, चूंकि यहाँ पे n सेल है तो n सेल का n इंटू E। प्रति सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, यानी एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपको R है, तो n सेलों का यानी m सेलों का प्रतिरोध होगा आपको m इंटू R। क्लियर? इसके बाद हम लोग को जो है कि हम करना क्या है, अब इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग को जो है तो यहाँ पे जो होगा n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध MR है। अब देखिए कुल, और यहाँ पे n माने है ना, यहाँ पे m होगा ना, n होगा, गलती से m लिखा गया था, हम सोचे n माने। तो कुल n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध NR है। तो कुल परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर, कुल प्रतिरोध इसमें कितना है देखिए, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध NR है और इसमें बाहरी प्रतिरोध आपको R है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस NR। क्लियर? यानी कि पूरा जो प्रतिरोध होगा R प्लस NR, तो I बराबर धारा बराबर हो जाएगा, इसके पहले वाले जो हम लोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हम लोग लिखे थे वहां से, तो हमको यहाँ से धारा ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करनी है हमें, तो देखिए होता है V बटा R। तो यहाँ पे जो V का मान है आपको, यानी विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल आपको अभी हम निकाले थे। यहाँ पे देखिए ये n इंटू E, तो n इंटू E बाई R में से होता है प्रतिरोध। तो पूरा प्रतिरोध कितना है? R प्लस n इंटू R। तो R प्लस n इंटू R, ये हो जाएगा आपको फॉर्मूला किसका? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। किसका? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद
अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, केस जो है एक लिखना है। केस एक में होगा क्या, यदि एन आर बाहरी प्रतिरोध से बहुत बहुत छोटा हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा आपको एन ई बाई आर। क्लियर। ये केस 2 है, चूंकि केस 2 में होगा क्या, एन आर यदि बाहरी प्रतिरोध से बहुत बहुत बड़ा हो उस कंडीशन में होगा क्या, I इक्वल टू एन ई बाई एन आर। ये आर से आर कट जाएंगे तो I बराबर हो जाएगा ई बाई आर। ये एक फॉर्मूला हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम इसके बाद जो है श्रेणी क्रम संयोजन के बाद समांतर क्रम संयोजन यानी सेलों का समांतर क्रम संयोजन हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग अब इसे मिटाते हैं और फिर जो है हम लोग सेलों का समांतर क्रम संयोजन को देखते हैं। देखिए आप लोग जो है अपने दोस्त जो भी मित्र हैं, जो भी आपके संपर्क के आदमी हैं, यानी वो अगर क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं तो उन्हें जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए हम लोग को अब देखना है समांतर क्रम संयोजन। समांतर संयोजन किसका समांतर संयोजन, तो सेलों का समांतर संयोजन। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेलों का समांतर संयोजन। ये है आपको सेलों का समांतर संयोजन। चूंकि हम लोग को जो भी सेलों का समांतर संयोजन करना है तो यहाँ हम लोग बैटरी बनाएंगे। ये हो गया बैटरी, क्लियर। और इन बैटरी से यहाँ पे उसके बाद जो होंगे ना, यहाँ मान लीजिए डॉट डॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फिर लास्ट एनॉस सेल है, क्लियर। इससे हम एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ये है आपके प्रतिरोध जिसे हम जोड़ दिए, इसे हम R से निरूपित करते हैं, क्लियर। और ये प्लस माइनस है, इधर माइनस होगा, यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है। चूंकि जो होता क्या है, आपको प्लस से माइनस की तरफ धारा प्रवाहित होती है, यानी कि हम लोग ऐसे करेंगे और इधर से सभी धारा प्रवाहित हो रहे हैं। देखिए सेल ऑन, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, यहाँ पर डॉट डॉट एन सेल, और फिर ये एनवा सेल है, क्लियर। इन सब का जो है ना ईएमएफ यानी ई जो है सबका एक जैसा है, क्लियर। अब हम लोग को देखिए इसमें हुआ क्या है, सभी सेल का प्लस सिरा एक बिंदु से और जो है कि माइनस सिरा एक दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एन सेल से द्वारा निरूपित किया गया है। अच्छा, इसके पहले वाले में हम लोग एन से निरूपित किए थे, तो यहाँ पे हम लोग को एम कर देना चाहिए था। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है एक सेल यानी प्रति सेल का विद्युतवाहक बल ई है, यानी एक सेल का विद्युतवाहक बल जो है ना आपको ई है, क्लियर। तो उसी तरह से एन
सेलों का विद्युतवाहक बल। आपको एक हम बात बता दें, जैसे आपसे पूछा गया है एक सेल का विद्युतवाहक बल ई है, तो एन सेलों का विद्युतवाहक बल हमको पता है, आप लोग बोलिएगा एन इंटू ई, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो हम लोग को जो पढ़े थे वो श्रेणी क्रम में था, इस क्रम में इसलिए नहीं होगा क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जो विद्युतवाहक बल है क्योंकि सबके लिए कांस्टेंट होता है, इसमें सबका मान एक जैसा होता है, इसीलिए हम लोग जो है ना, तो जो मान लीजिए कि सबका विद्युतवाहक बल सेम है तो एन सेल के लिए भी क्या होगा, सेम ही होगा। आ रही है बात ना, उसमें जो है चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, एक सेल का जितना है उतना सभी सेल का है, इसीलिए इसका भी विद्युतवाहक बल जो होगा आपको ई होगा। क्लियर। अब उसके बाद प्रति सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। क्लियर। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो चूंकि ये वो श्रेणी क्रम में था तो हम लोग सबको जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे सब जो है ना इस तरह से नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा आर बाई एन। क्लियर। यहाँ पे होगा आर बाई एन। तो हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कुल प्रतिरोध। तो देखिए इसमें बाहरी जो प्रतिरोध है आपको आर है और आंतरिक प्रतिरोध आपको आर बाई एन है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आर प्लस आर बाई एन। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा एन इंटू एन आर प्लस आर। ये कुल प्रतिरोध है इस मतलब परिपथ का। जब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है तो हम इसके बाद धारा ज्ञात करते हैं, तो ये यानी यहाँ पे क्या है, ई है। कुल प्रतिरोध कितना है, एन आर प्लस आर बटा में एन, तो हो जाएगा आपको एन ई बटा एन आर प्लस आर किसके बराबर, तो धारा के मान के बराबर। तो ये हो जाएंगे आपको समांतर क्रम संयोजन। बहुत ही आसान तरीका से बस करना क्या है, आपको इसमें एक बात याद करना है कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है सेलों का, उसमें विद्युत वाहक बल ई होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, मतलब उसका मान सभी का सेम होता है, नहीं बदलता है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी जो चीज़ है आपको पूरी की तरह सेम है। हम समांतर क्रम संयोजन को आपके सामने दर्शा दिए। अब जो है इसके बाद समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसे कहते हैं मिश्रित क्रम, यानी उसमें समांतर क्रम संयोजन भी रहेगा और श्रेणी क्रम भी, दोनों को मिलाकर बनाया गया रहेगा। तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने जो भी नियर का जो दोस्त या आपके जो भी हैं क्लोज फ्रेंड, उनको शेयर करें और उन्हें बताएं इस पॉइंट, स्टडी पॉइंट के बारे में। आगे भी आप लोग को हम बहुत जो है आपको कंटिन्यू वीडियो और एक से एकाल तरीके से देने वाले हैं। और ये बात है एग्जाम के व्यू से तो हम लोग इतने जो कंसेप्ट देने वाले हैं ना कि आपको एग्जाम जो एक महीना पहले जो कंसेप्ट दिया जाएगा ना, आपको एग्जाम के समय पूरे सिलेबस को जो है रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। उस कंसेप्ट की वजह से आप एक पूरे चैप्टर का एक सारांश के रूप में दिया जाएगा जो बहुत ही कम जो है होगा। आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको वो जो है चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।